अस्सलाम वालेकुम। एक नए लेक्चर के साथ मैं हूं मोहम्मद ज़हर रहमान। आज का लेक्चर जो है वो है फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का 7th चैप्टर है, सर्कुलर मोशन एंड रोटेटरी मोशन। सर्कुलर मोशन या रोटेटरी मोशन, अगर दोनों की डिफिनीशन की जाए तो दोनों की डिफिनीशन बिल्कुल एक जैसी है। इसकी डिफिनीशन के बारे में हम ये कह सकते हैं, डिफिनीशन हम इस तरह कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास एक बॉडी है, वो एक फिक्स पॉइंट के इर्द गिर्द जो हमारे पास मोशन करती है, तो इससे हम क्या कहते हैं कि क्या है, हमारे पास सर्कुलर मोशन है, या रोटेटरी मोशन भी हम ऐसे ही कहते हैं। तो अगर रोटेटरी मोशन और सर्कुलर मोशन की डिफिनीशन हम एक जैसी करते हैं, देन व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस इन बिटवीन देम, तो फिर उसके बाद भी कोई डिफरेंस तो होगा, तो क्यों ही दो नाम दिए गए हैं। तो उसके लिए मैं एक्सप्लेनेशन करते चलूँ कि जो रोटेटरी मोशन है हमारे पास, रोटेटरी ये किस चीज़ की अराउंड होती है, अराउंड इट्स ओन एक्सिस, यानी कि एक बॉडी के अपने ही एक्सिस के इर्द गिर्द जो है जो मोशन होती है उसे रोटेटरी मोशन कहते हैं। और जो हमारे पास सर्कुलेटरी होती है वो होती है अराउंड अनदर पॉइंट, दूसरे पॉइंट के इर्द गिर्द हमारे पास होती है। इसकी एक बेहतरीन एग्जांपल हम कैसे दे सकते हैं, बेहतरीन एग्जांपल दे सकते हैं कि हमारे पास जो अर्थ है, अर्थ जो है वो दो किस्म की मोशन करती है। एक हमारे पास ये करती है रोटेटरी मोशन, एक हमारे पास करती है सर्कुलेटरी मोशन। सपोज ये हमारे पास सन है, ये सन है, और किसी एक मदार में हमारे पास अर्थ जो है वो इसके गिर्द जो है हमारे पास मूवमेंट कर रही है, यानी कि हमारे पास सन जो है वो इसके इर्द गिर्द मूवमेंट कर रही है इस तरह। अर्थ सन के इर्द गिर्द हमारे पास मूवमेंट हो रही है इसकी। तो अर्थ जो है वो दो टाइप की मोशन करता है, एक हमारे पास ये करता है रोटेशन और एक सर्कुलेशन। रोटेशन का मतलब है कि अपने ही एक्सिस पे जो है ये मोशन कर रहा होता है, अपनी एक्सिस में। और रोटेशन इसकी ये है, ये सर्कुलेशन है जो इसके इर्द गिर्द करता है, और जो अपने एक्सिस में करता है, यानी कि अपने एक्सिस में करना, ये इसकी रोटेशन है। और इस एक्सिस के दौरान, इसकी सेंटर के दौरान हमारे पास इर्द गिर्द इसके घूमना, इसे कहते हैं कि ये क्या कर रहा है, सर्कुलेशन कर रहा है। अब ज़मीन ये जो चक्कर कंप्लीट करता है, यानी कि रोटेशन जो करता है वो 24 आवर में करता है, और जब ये सर्कुलेशन करता है तो वो मुकम्मल 365 डेज़, यानी कि 1 ईयर में जैसे मौसम चेंज होते हैं वो करता है। तो ये दोनों के बीच में क्या है, डिफरेंस है। यानी अगर मैं एग्जांपल दूं तो इस पेन को अगर हम देखें तो एक पेन अगर मैं ऐसे इसको मूव कर रहा हूं तो ये अपने ही एक्सिस के ऊपर मूव कर रहा है, अपने ही एक्सिस के ऊपर हमारे पास मूव कर रहा है। और दूसरा, अगर इसमें मैं ऐसे घुमाऊं ऐसे, तो ये किसी दूसरे एक्सिस के इर्द गिर्द मूव होना हो गया। सो दिस इज सर्कुलेशन एंड दिस इज रोटेशन। सो ये दोनों के बीच में फ़र्क है। अच्छा, इसके बाद हम जो टॉपिक एक्सप्लेन करेंगे, यानी कि सर्कुलेशन और रोटेशन के बाद हमारे पास कुछ टर्म्स हैं। जिस तरह सर्कुलेशन रोटेशन है, ठीक उस तरह हमारे पास ऑसिलेशन एंड वाइब्रेशन भी है। लेकिन मैं जो एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वो एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसे हम कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है। सिंपल हार्मोनिक मोशन का ताल्लुक, इसी सिंपल हार्मोनिक मोशन पे जाने से पहले हम ऑसिलेशन की डिफिनीशन कर लेते हैं कि ऑसिलेशन क्या है। ऑसिलेशन या इसे हम एक और नाम भी देते हैं वाइब्रेशन, ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन। ऑसिलेशन कहते हैं टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ए बॉडी। अबाउट इट्स मेन पोजीशन। एक बॉडी की किसी एक ख़ास पॉइंट, एक मीन पोजीशन कौन सी होती है। अब ये भी एक सवाल है कि मीन पोजीशन हमारे पास क्या है। मीन पोजीशन हमारे पास वो पॉइंट है जब एक बॉडी मोशन के बाद इक्विलिब्रियम में आ जाता है दोबारा, और तब जाके हमारे पास जो जिस पॉइंट पे आता है उससे कहते हैं कि क्या है, मीन पोजीशन। ये कि सपोज एक झूला है, झूला हमारे पास जो है वो इधर उधर मोशन कर रहा है,
तो यानी कि झूले ने मोशन करना शुरू किया। अब झूला जब रोकेगा तो कहाँ रोकेगा, वो इसकी यानी कि मीन पोजीशन होगी। मीन पोजीशन वो पॉइंट होता है जब ऑब्जेक्ट मुकम्मल इक्विलिब्रियम में आ जाता है, तो उस दौरान जहाँ रुक जाता है उसे ऑसिलेट यानी कि उसका मीन पोजीशन कहते हैं। तो एक बॉडी अगर मीन पोजीशन के इर्द गिर्द जो है वो जारी मोशन कर रही है तो उसे क्या कहेंगे, उसे ऑसिलेशन या वाइब्रेशन कहेंगे। फ़र्क क्या है, बात वही है अभी इससे पहले सर्कुलेशन और रोटेशन की हुई, दोनों की डिफिनीशन एक ही है, लेकिन फ़र्क यह है कि वाइब्रेशन छोटी ऑब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ऑसिलेशन बड़े ऑब्जेक्ट के लिए, और इसके अलावा डिफिनीशन में दोनों के कोई फ़र्क नहीं। ये भी टू एंड फ्रो मोशन है, ये भी टू एंड फ्रो मोशन या बैक एंड फोर्थ भी कह सकते हैं। तो इसके लिए बेहतरीन एग्जांपल जो हमारे पास है वो है सैम्पल पेंडुलम की, कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, उसके एक थ्रेड है, उससे मैंने एक ऑब्जेक्ट को जो है वो बांधा और अब वो ऑब्जेक्ट को मैंने मोशन दिया, तो ऑब्जेक्ट जो है वो इस मीन यानी कि मीन पोजीशन है, इसके इर्द गिर्द जो है वो हमारे पास यानी कि मोशन कर रहा है कंटिन्यूसली ऐसे, ठीक है। सो इसे हम क्या कहते हैं, ये क्या है हमारे पास ऑसिलेशन भी कहते हैं। यानी कि यहाँ से हमारे पास इस पॉइंट पे आ जाता है और दूसरी तरफ इस पॉइंट पे आ जाता है, तो सपोज इसे हम कहते हैं ए, इसे हम कहते हैं ए प्राइम। तो इन दोनों पॉइंट के बीच में हमारे पास ये इस मीन पोजीशन इर्द गिर्द मोशन करता रहता है, तो इसे क्या कहते हैं, इसे ऑसिलेशन या वाइब्रेशन कहते हैं। सो स्टार्टिंग विद सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसे हम शॉर्टकट SHM भी कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत ज़्यादा टाइम आता है। अगर आप पुराने जो पेपर्स देख लें तो हर एक पेपर में सिंपल हार्मोनिक मोशन का कोई ना कोई सवाल ज़रूर आता है, कोई ना कोई पॉइंट या वो न्यूमेरिकल या, लेकिन ये ज़रूर आता है। सिंपल हार्मोनिक मोशन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है, बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम डायरेक्टली एक्सप्लेन करते हैं किसी एक एग्जांपल को लेकर, उसके बाद इसकी डिफिनीशन करें, क्योंकि जब तक हमने इसको एक्सप्लेन नहीं किया तब तक इसकी डिफिनीशन हमें पता नहीं चलेगी। सो स्टार्ट करते हैं। यानी कि इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक जो एग्जांपल लेता हूँ वो है मास अटैच टू स्प्रिंग। ये एग्जांपल जो है हम लेते हैं। हम क्या करते हैं, हम एक स्प्रिंग है हमारे पास, उससे हम एक ऑब्जेक्ट को अटैच कर देते हैं, वो मीन पोजीशन में हमारे पास इस वक्त पड़ा हुआ है, बिल्कुल रेस्ट में, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ठीक है, यहाँ बिल्कुल रेस्ट में है। अब मैंने क्या किया, थोड़ा सा इस पर फोर्स अप्लाई की, तो स्प्रिंग जो है वो स्ट्रेच हो गई ऐसे और यहाँ पहुँच गई, ठीक है। यानी कि इस पॉइंट से हमारे पास पहुँच गई इस पॉइंट पे। सपोज इसे मैं ए का नाम दे देता हूँ। तो ये हमने सपोज कह दिया कि मेरे पास ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट कवर कर ली एक्स। मैंने जो फोर्स अप्लाई की, जिसे एक्सटर्नल फोर्स कहा जाता है, वो मैंने इस डायरेक्शन में अप्लाई की और हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है वो स्ट्रेच हो गया। अब हुक्स लॉ क्या कहता है यहाँ, हुक्स लॉ ये कहता है कि द फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। यानी कि जितना आपने फोर्स अप्लाई किया है उतना ही वो अपनी मेन पोजीशन से जो है वो एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाएगा, जितनी फोर्स आप अप्लाई करोगे, ठीक है। इट ऑल्सो डिपेंड अपॉन द मटेरियल। अब ये ज़रूरी नहीं है कि इतना सख्त सा स्प्रिंग हो आप फोर्स अप्लाई करें, नहीं, वो भी डिपेंड करता है मटेरियल पे भी, वो भी हमारे पास यहाँ बात ऑटोमेटिकली आ जाएगी उसकी। तो अगर हुक्स लॉ को एक्सप्लेनेशन में लिखूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि F यानी कि एक्सटर्नल फोर्स इज़ प्रोपोर्शनल टू एक्स इज़ द डिस्प्लेसमेंट। जितनी फोर्स अप्लाई की उतनी डिस्प्लेसमेंट इसमें आ रही है, ठीक है। वही बात यहाँ एक्सप्लेन हो रही है, पिक्चर जो डायग्राम है उसमें हम देख सकते हैं। सो एक्सटर्नल फोर्स, जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हम हटा देते हैं तो हम एक कांस्टेंट लगाते हैं जो हमने लगाया K। सो ये जो हमारे पास वैल्यू आ गई, ये किस चीज़ की आ गई, एक्सटर्नल फोर्स के लिए, इस इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं, ठीक है। इसमें K क्या है, K कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, जिसे हम कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। K क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है। तो अगर K की वैल्यू हम निकाल लेते हैं तो K विल बी इक्वल टू F डिवाइडेड बाय X, ठीक है। F डिवाइड बाई यानी कि फोर्स पर यूनिट, जितनी उसकी लेंथ में एक्सटेंशन आ रही है उससे हम गए हमारे पास क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट। तो उसके अगर यूनिट निकालना चाहें तो न्यूटन पर मीटर, जितनी फोर्स लगाएंगे और वो कितना मीटर उसमें एक्सटेंशन उसमें आएगी, ये क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट। अब आप खुद सोच सकते हैं कि सारे स्प्रिंग्स का, सारे ऑब्जेक्ट्स की स्प्रिंग कांस्टेंट एक जैसा नहीं होगा, क्योंकि कोई स्प्रिंग ज़्यादा यानी कि सख्त होते हैं, कोई बहुत ज़्यादा नरम होते हैं, तो इसके लिहाज से हमारे पास ज़रूरी नहीं है कि उनकी वैल्यू बिल्कुल एक जैसी है, ठीक है। तो ये हमारे पास स्टार्ट में आया, मैंने फोर्स अप्लाई की। अब वो ऑब्जेक्ट यहाँ तक मैंने पकड़ा हुआ है उसे, अब डेफिनेटली आपने खुद सोचा होगा, अगर आपके पास जो गुलेल जैसे हम कहते हैं
उसे अगर हम कोई पत्थर मारना चाहते हैं, उसे हम खींच देते हैं किसी दूसरी तरफ, अपनी तरफ खींच देते हैं, तो अगर उसे हम ज़्यादा देर तक पकड़ नहीं सकते, वो वापस जाने की कोशिश करता है। तो इसका मतलब है कुछ ऐसी फोर्स होती है जो उसे वापस जाने के लिए वो क्या कहते हैं, वापस उसे ले जाने की कोशिश करती है, जिसे हम कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। क्या है हमारे पास यहाँ एक टर्म आ रही है, रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स वो फोर्स होती है जो अप्लाइड फोर्स के अपोजिट अप्लाई होती है, ठीक है। इट इज़ अप्लाइड टू द अपोजिट फोर्स, यानी कि आप यानी कि इट इज़ अप्लाइड टू द अपोजिट फोर्स टू अप्लाई, यानी कि अगर आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो अप्लाई फोर्स को की अपोजिशन करता है ये फोर्स। जैसे मैंने स्प्रिंग को इस तरफ जो है वो खींचा हुआ है, अब ये वापस जो है वो अपनी तरफ जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। उसके लिए ज़ोर लगाएगा वापस जाने की, ज़्यादा देर तक मैं नहीं रोक सकता। तो इसका मतलब है कि अगर ये वापस जाएगा तो इसकी वजह एक्सटर्नल पे तो मैंने यहाँ इसे ले आया हूँ, लेकिन अगर ये वापस जाएगा तो इसकी वजह क्या होगा, वो एक्सटर्नल फोर्स। अगर मैं उसकी डायग्राम ड्रा करूँगा, वहाँ से मैं इसे छोड़ूंगा तो ये इस पॉइंट के साथ ऐसे जो है ना वो लग जाएगा, ठीक है, ऐसे, और ऐसे मोशन उसकी शुरू हो जाएगी, ऐसे यहाँ लग कर फिर उस तरह आ जाएगा। तो इस मीन पोजीशन और इस एक्सट्रीम पोजीशन ए प्राइम, ओ और ए, इसके इर्द गिर्द ये हमारे पास मोशन, यानी यहाँ से मैं इसे छोड़ूंगा। क्यों छोड़ूंगा? क्योंकि एक्सटर्नल जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो अपोजिट अप्लाई हो रही है, ठीक है। यानी एक्सटर्नल लगाई तो रिस्टोरिंग आई, यानी कि विदाउट अप्लाइंग एक्सटर्नल रिस्टोरिंग नहीं आ सकती, ठीक है। रिस्टोरिंग के लिए एक्सटर्नल का होना ज़रूरी है। आप एक्सटर्नल अप्लाई करोगे तो रिस्टोरिंग आ जाएगी। तो रिस्टोरिंग खुद ब खुद जो है वो इसको बैक एंड फोर्थ जो है इसके पॉइंट के इर्द गिर्द लेकर जाएगी जब मैं वहाँ से छोड़ूंगा। अब अप्लाई के लिए तो मैंने ये फोर्स अप्लाई की थी, अब रिस्टोरिंग फोर्स के लिए क्या हो जाएगा, रिस्टोरिंग, ठीक है। रिस्टोरिंग फोर्स के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी रिस्टोरिंग फोर्स के लिए अगर मैं लिखूँ तो हमारे पास एफ रिस्टोरिंग के लिए आ जाएगा एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स। यानी कि अप्लाई के लिए तो मैंने के एक्स लिखा था, इसके लिए मैंने माइनस के एक्स क्यों लिखा, इसलिए मैंने इसे माइनस के एक्स लिखा क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि जो एफ एक्सटर्नल है और एफ रिस्टोरिंग है, ये दोनों क्या हैं, एक्शन एंड रिएक्शन, ठीक है। ये दो वजूहत मैं बता रहा हूँ कि माइनस साइन दो वजूहत की वजह से आए। एक तो ये एक्शन रिएक्शन की वजह से, अगर ये हमारे पास एक्शन है तो रिएक्शन डेफिनेटली उसका नेगेटिव होगा, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में वही जितना मैं यहाँ फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ ठीक उतने ही हमारे पास स्पीड से वापस की तरफ जाएगा, तो यानी एक्शन रिएक्शन हो गया। तो जितना इसकी मैग्नीट्यूड होगा उतनी मैग्नीट्यूड भी ये होगी, लेकिन साइन क्या होगा, यानी कि नेगेटिव, उल्टा साइन होगा, अपोजिट। और दूसरी वजह इसके जो नेगेटिव साइन की है वो ये है कि यहाँ से अगर ये अप्लाई हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट है एक्स, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, एक तरफ से हमें अप्लाई होगी तो पॉजिटिव, लेकिन दूसरी तरफ से अगर अप्लाई होगी तो वो क्या होगी, नेगेटिव, ठीक है। यानी कि एक तरफ से पॉजिटिव अप्लाई हो रही है, यानी कि देखिए यहाँ से अगर इस तरफ जा रहा है तो ये एक तरफ से एक डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, लेकिन अगर ये वापस आएगा तो उसी डिस्प्लेसमेंट को ऑपोजिट कवर कर रहा है, जो कि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी वजह से भी हमारे पास ये नेगेटिव साइन आ रहा है, ठीक है। अब यानी कि मैंने तो सिर्फ ये अप्लाई किया था ये, लेकिन ये जो वापस स्पीड के साथ जा रहा है, एक्सेलरेशन जो इसमें आई है, यहाँ एक्सेलरेशन जो आई है वो किसी कैसे वो हमारे पास इसकी वजह से नहीं आई, यानी कि एक हद तक मैंने पहले ये अप्लाई की फिर ये आई, लेकिन यहाँ इसकी वजह से, इसलिए मैं ये इक्वेशन उठाऊंगा। इस इक्वेशन से हमारा काम ख़त्म, मैं यहाँ ये इस इक्वेशन को लूँगा और इस इक्वेशन को आगे सॉल्व करेंगे। अच्छा, हमारे पास जो इक्वेशन थी उस इक्वेशन को लेते हैं फ्रॉम टू। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास थी कि एफ रिस्टोरिंग इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ये हमारे पास जो है वो सेकेंड इक्वेशन थी। अब मैं क्या करता हूँ इसमें, क्योंकि इसकी वजह से हमारे पास वापस मोशन और एक्सेलरेशन आ रही थी, तो एफ तो हमारे पास किस चीज़ के बराबर होता है, एम ए के बराबर होता है, एम इज इक्वल टू माइनस के एक्स आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ए की वैल्यू लेता हूँ, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस के डिवाइड बाई एम इंटू एक्स, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि ए इज़ इक्वल टू के बाई एम को अलहदा कर लेते हैं और माइनस एक्स को अलहदा लिख लेते हैं। के बाई एम को अलहदा क्यों लिखा, क्योंकि जो मास अटैच होगा वो भी कांस्टेंट है, वो भी चेंज तो नहीं होगा मोशन के दौरान, तो वो चेंज नहीं होगा, और जो के है यानी कि स्प्रिंग कांस्टेंट है वो भी हमारे पास जो है एक कांस्टेंट है, ठीक है। यानी कि हर एक स्प्रिंग का अपना, जिस स्प्रिंग पर ये तो हो नहीं सकता कि जिस स्प्रिंग के साथ मैं काम कर रहा हूँ वो स्प्रिंग का मोशन में दौरान ही जो है वो चेंज हो रहा है, ऐसा तो नहीं हो सकता। जो स्प्रिंग के साथ मैं काम कर रहा हूँ उसका उस वक्त तक उसका जो है स्प्रिंग कांस्टेंट सेम होगा, दूसरे को लूँगा तो डेफिनेटली उसका स्प्रिंग कांस्टेंट डिफरेंट होगा, लेकिन फिलहाल उसका उस मास के लिहाज से सेम, दोनों हमारे पास कांस्टेंट है। तो मैं लिख सकता हूँ कि के बाई एम जो हमारे पास वो क्या है,
एक कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। इसकी इक्वेशन को हम बाद में यूज़ करने वाले हैं। इसको इक्वेशन नंबर 3 के नाम में कहाँ यूज़ करेंगे वो मैं आपको बता दूंगा, वो जगह भी आ जाएगी। सो जब ये कांस्टेंट है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि इज़ इक्वल टू कांस्टेंट इंटू माइनस ऑफ एक्स। अब जिस तरह हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाकर इक्वलिटी लगाते हैं, इस तरह हम कांस्टेंट लगाते हैं, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाकर कांस्टेंट लगाते हैं, ठीक उस तरह अगर हम कांस्टेंट को हटा दें तो प्रोपोर्शनलिटी साइन वापस लगा सकते हैं। तो ये जो हमारे पास आ गई, दिस एक्सप्रेशन इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन की ये एक्सप्रेशन है। अब ये क्या कहती है, इसकी डिफिनीशन क्या है? इसकी डिफिनीशन आपको इस वक्त स्क्रीन पे भी नज़र आ रही होगी। इसकी डिफिनीशन हमारे पास ये है कि अब देख सकते हैं इसको कि इसमें लिखा हुआ है कि द एक्सेलरेशन इट इज़ द टाइप ऑफ मोशन इन विच एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन एंड ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। ठीक है, दोबारा देखें कि द एक्सेलरेशन इट इज़ द टाइप ऑफ मोशन इन विच एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रॉम द मीन पोजीशन एंड ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। सो इसका मतलब ये है कि जो एक्सेलरेशन हमारे पास आ रही है, ठीक है, उसका ताल्लुक डायरेक्टली किस चीज़ के साथ है? डिस्प्लेसमेंट के साथ है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट का मतलब यह है कि फ्रॉम द मीन पोजीशन एंड ऑलवेज डायरेक्टली। सपोज ये मीन पोजीशन है, यहाँ से मैं ऑब्जेक्ट को इधर लेके गया था, ठीक है, यानी कि ऐसे मैं लेके गया था ऑब्जेक्ट को उस तरफ, ठीक है। अब यहाँ से जितनी दूर मैं यहाँ से लेके गया था उस ऑब्जेक्ट को, उतनी स्पीड के साथ ही वो यहाँ आएगा। तो जो वलेल हमारे पास होती है, उसमें अगर पत्थर डालते हैं तो जितना हम उसे खींचते हैं, या तीर कमान की बात, चलो तीर कमान की बात कर लेते हैं, यानी कमान में जब हम तीर लगाते हैं, जितना हम तीर को खींचते हैं, उतनी ही ज़्यादा एनर्जी के साथ जो है वो तीर आगे की तरफ निकलता है। तो इसका मतलब है कि तीर की जो एक्सेलरेशन है वो डिपेंड हो रही है कि आप तीर को अपनी पोजीशन से कितना खींच लेते हैं और वो अपनी पोजीशन की कितना जाता है। तो ये देखें, अगर मैं इसको तीर को एक्सप्लेन करता हूँ कि सपोज मैं यहाँ एक डायग्राम बना लेता हूँ तीर की, कि हमारे पास ये एक तीर है, ठीक है, इसको हम शॉर्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ अगर इसको मैं यहाँ खींच लेता हूँ तो इस तरह टाइप के हमारे पास ये पीछे की तरफ चला जाएगा। तो जितना मैं इसे पीछे की तरफ ले आया हूँ इस वक्त, यहाँ मैं खींचता हूँ, तो अगर इसकी डिफिनीशन मैं करता जाऊँ कि द एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन एंड ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन, यानी कि अपनी मीन पोजीशन से जितना मैं इसे खींचता हूँ उतना वो हमारे पास मीन पोजीशन की तरफ चला जाता है, आगे की तरफ। सो ये हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो ये हमारे पास है सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसमें इसके बारे में मैंने कहा कि जिसकी एक्सेलरेशन होती है वो डिपेंड करती है डिस्प्लेसमेंट की फ्रॉम द मीन पोजीशन एंड ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, यानी कि मीन पोजीशन से आप ऑब्जेक्ट को कितना लेके चले जाते हो और वो मीन पोजीशन की कितनी स्पीड की तरह कितनी एक्सेलरेशन से जाता है, इसे हम कहते हैं कि क्या है? सिंपल हार्मोनिक मोशन। अच्छा, अब चूँकि हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में पढ़ा, अब हम ऐसा करते हैं कि इसी सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिहाज से हम मास स्प्रिंग सिस्टम जो है, जिसकी हमने यहाँ एग्जांपल ली थी, उसके टाइम पीरियड भी मालूम कर लेते हैं कि टाइम पीरियड कैसे मालूम करते हैं। टाइम पीरियड ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम। तो मास स्प्रिंग सिस्टम का टाइम पीरियड मालूम करते हैं, जो हम 10th से जो है वो बार बार एक्सप्लेन करते आए हैं कि हमारे पास वो कैसे एक्सप्लेनेशन हम उसकी करेंगे कि मास स्प्रिंग सिस्टम में क्या होता है। हमारे पास जो इक्वेशन के बारे में मैंने आपको कहा था कि इस इक्वेशन को ध्यान में रखना है, तो वी हैव, हमारे पास वो इक्वेशन क्या है, वो इक्वेशन हमारे पास है कि A इज़ इक्वल टू माइनस के बाई एम इंटू एक्स। ये इक्वेशन जो है हमारे पास ये है, और इसी इक्वेशन को हम इस्तेमाल करेंगे अगेंस्ट दूसरी इक्वेशन की, ताकि हमारे पास वो वैल्यू इजीली आ सके जिस वैल्यू की। और दूसरा हमारे पास है जो एंगुलर मोशन के लिहाज से हमारे पास जो वैल्यू है, जो हम आगे इन्हीं क्लास हम पीछे चैप्टर नंबर 5 में पढ़ चुके हैं कि वी नो दैट, वहाँ हमने जब ये प्रूफ किया था कि सर्कुलर मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है 5th चैप्टर में, तो उसमें हमारे पास एक वैल्यू आई थी, एक इक्वेशन आई थी कि A इज़ इक्वल टू माइनस ओमेगा इंटू एक्स। सो ये हमारे पास एक इक्वेशन हमारे पास आई थी, ठीक है। सो इन दोनों को आपस में कंपेयर करते हैं। ठीक है, दोनों को आपस में कंपेयर करते हैं, तो कंपेयर में हमारे पास आ जाता है कि माइनस के बाई एम इंटू एक्स इज इक्वल टू माइनस ओमेगा एक्स।
माइनस माइनस जो है वो कट जाता है, एक्स और एक्स भी कट, हमारे पास ओमेगा की जो वैल्यू आ जाती है वो है k/m। ठीक है, ये हमारे पास ओमेगा की वैल्यू, सॉरी दिस इज़ ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू हमारे पास आ जाती है वो आ जाती है k/m। यानी कि अगर मैं ओमेगा की वैल्यू निकालना चाहूँ तो हमारे पास आ जाती है k/m इन अंडर द रूट। तो इसी हमारे ओमेगा की वैल्यू आ गई है। अब इसे हम फर्दर कहाँ इस्तेमाल करना है, क्योंकि हमें टाइम पीरियड मालूम करना है। सो वी हैव, हमारे पास एक वैल्यू है t इज़ इक्वल टू, नॉर्मली अगर हमारे पास हम देखें कि s इज़ इक्वल टू हमारे पास vt होता है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से यानी कि जो हमारे पास इक्वेशन है उस इक्वेशन के लिहाज से अगर हम टाइम पीरियड यहाँ t निकालें तो t हमारे पास आ जाएगा s डिवाइडेड बाय v। ठीक है, तो s हमारे पास, अच्छा तो इसको हम दूसरी तरीके से ऐसे करते हैं, इसको यहाँ ये थोड़ा सा पेचीदा यानी कि प्रोसेस लंबा हो जाएगा, हम डायरेक्ट ला जाते हैं। हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी की डिफिनीशन ये थी कि हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी की डिफिनीशन थी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। ठीक है, जितनी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर है पर यूनिट टाइम, तो हम कहते हैं, हमने क्या कहा था कि हमारे पास थीटा में कितनी रेडियंस होती हैं, 2π रेडियंस होती हैं, डिवाइड बाई टाइम जितने में ये कवर होता है उसको हम टाइम पीरियड टी का नाम देते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई कि ओमेगा इज इक्वल टू 2π डिवाइडेड बाई टी। तो इस इक्वेशन से अगर हम टी की वैल्यू निकालें तो टी विल बी इक्वल टू, हमारे पास आ जाएगा 2π डिवाइडेड बाई ओमेगा। अब इसको फर्दर हम यूज़ करेंगे। ठीक है, हमारे पास आ जाएगा कि t इज़ इक्वल टू 2π डिवाइड बाई ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू पीछे लिखी हुई है, वो हमारे पास 2π डिवाइड बाई अंडर द रूट k/m, नाम लिखिए k/m। ठीक है, इसको अगर हम ऊपर लेकर जाएंगे तो हमारे पास चेंज हो जाएगी, दैट इज़ m/k। 2π को हम स्टार्ट में ले आते हैं। सो ये हमारे पास वो टाइम पीरियड है जो मास स्प्रिंग सिस्टम का है। सो बहुत सिंपल है, इसमें कोई इस तरह चेंज, अगर हम फ्रीक्वेंसी मालूम करें तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास 1/t होती है। तो इससे हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2π अंडर द रूट k/m, यानी कि नीचे से m/k दोबारा k/m बन जाएगा। तो हमारे पास सिंपल पॉइंट है, टाइम पीरियड भी हो गया और फ्रीक्वेंसी भी हो गया। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा, और कोई भी सवाल हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकॉन दबाना मत भूलें, ताकि आपको जो है वो नोटिफिकेशंस मिल सकें न्यू लेक्चर्स की। थैंक यू वेरी मच।